बहावलपुर के इलाका चोलिस्तान के जिस हिस्सा में किला डिरावर वाक़या है, उसमें किसी वक्त रेत के वसी टीले, बड़े बड़े मैदान, गार और ठिकरियों के ढेर नजर आते हैं। कदीम ज़माने के पिछतर आबादियाँ चूँकि दरियाओं के किनारे पर होती थी, इसलिए ये मान लेने में कोई तामुल नहीं कि किला डिरावर और उसके करीब से कोई दरिया बहता था। इस दरिया की गुज़रगाह के निशानात आज भी देखे जा सकते हैं। मौरखों ने इस दरिया को कई नामों से याद किया है। बाज़ इसे घाघरा के नाम से मौसूम करते हैं और बाज़ ने इसे हाकड़ा कहा है। सदियाँ गुजरी, ये दरिया खुद ब खुद गुम हो गया और मौरख ने इसे गुमशुदा दरिया के नाम से मौसूम किया। 1864 में ये गुमशुदा दरिया अपने वजूद को साबित करने के लिए ज़ाहिर हुआ। इसका पानी अपनी कदीम खुश्क गुज़रगाह से होता हुआ डिरावर तक जा पहुंचा और कहा जाता है कि सदियों पहले चोलिस्तान सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, क्योंकि दरियाए घाघरा इसके ऐन दरमियान से बहता था। यही वो ज़माना था जब किला डिरावर तामीर हुआ। किला डिरावर को मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाता है। किला डिरावर की तामीर का सहरा किसके सर बांधा जाए और इसकी वजह तस्मिया क्या है, इस बारे में किसी भी मस्तंद के हवाले से कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती। इस किले को मुख्तलिफ मौरखों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। मीर मोहम्मद मासूम फकड़ी ने 944 हिजरी ता 1091 तक अपनी किताब तारीख़ मसूमी में इसको दिलावर के नाम से याद किया है। मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के आफ्ताबच्ची जौहर ने अपनी किताब तज़किरा अल-वाक़ियात में इसे दिलावरा कहा। अकबरनामा में डेरा अव्वल, जबरट ने डेरा अव्वल और गंगम ने भी दरावल लिखा। ताजदार बहावलपुर के मुसन्निफ मोहम्मद हाफिज़ुर रहमान बहावलपुरी और किताब खल्फ़े अब्बासिया के मुअल्लिफ सैयद बरक़ात अहमद ने इस किला को डिरावर कहा है। किला डिरावर की तामीर के बारे में बयां करते हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक किला डिरावर को एक रावल जोगी जो कीमियागर था, कीमियागरी की दौलत से तामीर करवाया। आखिरी फरमा रवा बहावलपुर नवाब सादिक के अहद में किले के एक हिस्से में सारफों के कई औजार और बटियां भी बरामद थीं और ये इसी कीमियागरी की थी जो किसी साजिश का शिकार होकर किले में मुकीद हो गया और वहीं मर गया। इसलिए इसकी मुनासबत से इब्तदा में इस किला को डेरा अव्वल यानी रावल का डेरा कहा गया। इन रवायात की सच्चाई के सबूत में रावल जोगी और जैसलमेर उसी रावल जोगी के खानदान का एक फर्द बताता है और कहा जाता है और डिरावल मकामी लबो लहजा की वजह से बदलकर डिरावर बन गया है। मौलवी गुलाम मोहम्मद अख्तर प्रोफेसर सादिक जडन कॉलेज बहावलपुर ने अपनी तालीफ बहावलपुर में लिखा है कि रावल एक जोगी था जिसका वतन जैसलमेर यानी राजपूताना था। राजा जैसलमेर ने जागीरें छीन ली तो वो आवारा गर्दी के अय्याम में कीमियागरी में कमाल हासिल करके सोना बनाने लगा। फिर उसने अपना तैयार करदा सोने की फ़रोख्त करके रेगिस्तान में एक अजीम व आलीशान किला तामीर करवाया जो डिरावर के नाम से मशहूर हुआ। बाद में इसे रावल जोगी ने अपनी ताकत बढ़ा चढ़ाकर चीचा वतनी तक दरिया रावी का तमाम इलाका अपनी कलमरू में शामिल किया। एक अजीम व आलीशान सल्तनत की बुनियाद डाली और अपने ज़माने में दूर दूर तक मशहूर थी। बाज़ मूर्खों ने डिरावर को राजा दहर का तामीर करदा किला लिखा है और कहा जाता है कि इस किले का असल नाम दहरावर था जो कसरत से इस्तेमाल से बिगड़कर डेरावर हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक 1000 साल कबल राजपूताना के एक राजा बजेराव के वली अहद देवराज ने किला डिरावर तामीर करवाया कि इसे मामूर रईस भौर से नबर आजमा हो सके। एक और रिवायत के मुताबिक 9वीं सदी ईस्वी के आखिर में भाया खानदान के एक राजा देर सिद्धू ऊँट पर सवार रेगिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक उसके ऊँट का पांव एक गड्ढे में फंस गया और कोशिश भी की, वो निकल ना सका। राजा ने उस ऊँट से उतरकर देखा, उसके ऊँट का पांव जिस जगह फंसा हुआ था वहाँ एक संदूक था। संदूक को बाहर निकाल कर देखा गया, कमोपेश कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। राजा ने जवाहरात फरोख्त कर दिए और उस रकम से गढ़े के मकाम पर एक मजबूत किला तामीर करवाया। किले के अंदर और बाहर दफीना की तलाश जारी रखी। राजा दीर सिद्धू को जो संदूक मिला था वो किसी दफीना का हिस्सा था और ये दफीना किसकी मलकियत था जिसके मतलाशियों ने किला के चारों तरफ एक आबाद कर लिया। हजारों आदमी मुद्दत वदीर से जिस दफीना की तलाश कर रहे थे और कोई भी कामयाब ना हो सका था वो सिकंदर मकनवी का दफीना था जो तकरीबन 2295 बरस से किला डिरावर के आसपास जमीन के पेट में मौजूद था और कहा जाता है कि इस खजाने में इस कदर सोना, हीरे और जवाहरात शामिल हैं कि इसकी मालियत अरबों से शुमार की जाती है। 2000 साल पहले कयास किया जाता था कि ये खजाना सतह जमीन से सिर्फ 10 से 15 हाथ नीचे होगा। तवील अरसा गुजर जाने के बाद अब ये गहराई ज्यादा हो चुकी होगी।
بعض لوگ اسے سکندر اعظم کا خزانہ سے موسوم کرتے ہیں۔ سکندر اعظم 326 قبل مسیح ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے دریائے اٹک کو پار کر کے غالباً موجود شہر اٹک کے قریب اترا۔ پنجاب میں داخل ہونے کے بعد دریائے جہلم کے کنارے پر راجہ پورس سے سکندر کا مقابلہ ہوا تو زبردست جنگ و جدل کے بعد سکندر کو فتح حاصل ہوئی۔ آگے بڑھنے پر چناب اور دریائے راوی کے درمیان سکندر نے اپنی قوم کمکانی کو شکست دی، ان کا ملک چھین کر اپنے دوست راجہ پورس کے حوالے کیا، اور پھر وہ راوی کو پار کر کے چناب و سندھ کے قریب اچ پر حملہ آور ہوا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ پھر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو بتایا گیا کہ متفقہ ہندوستانی قوموں کی بنسبت جنگجوؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو بتایا گیا کہ اسے ہندوستانی قوموں کی بنسبت زبردست جنگجو قوموں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور بعض ریگستانی علاقوں کو بھی عبور کرنا پڑے گا۔ ان اطلاعات کی پیش نظر سکندر کو متفقہ ملکوں سے حاصل کیے ہوئے پیش و قیمت خزانے کی فکر ہوئی۔ اس خزانے کو ہمراہ لے کر آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سکندر نے اچ سے کچھ دور ہٹ کر ایک جگہ منتخب کی جہاں خفیہ طور پر سرنگیں تیار کی اور اپنی ساری دولت ان سرنگوں میں بھر دی۔ اس نے خزانے کے مدفن کی شناخت کے لیے دریا کے پیچ و خم کو بطور نشانی مرتب کیا۔ پروگرام کے مطابق اسے اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہوئے خزانے کو نکال کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سکندر اعظم کے بعض جنگجو قوموں کا مار کا آرائیاں ہوئیں اور اس نے ہر قوم کو شکست دی۔ گوملی، ملوئی یا ملہی قوم کے دارالحکومت کی استان ملی تھان یا ملتان، جو آج ملتان کے نام سے موسوم ہے، کے محاصرے کے دوران سکندر زخمی بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نے ملتان فتح کر کے دم لیا۔ آگے بڑھ کے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا وہ مطمئن تھا، لیکن اب اس کی فوج سفیروں کے صحبتوں اور جنگ و جدل سے تنگ آ چکی تھی اور آگے بڑھنے سے انکار کر رہی تھی۔ مجبوراً سکندر نے واپسی کا عزم کیا۔ واپسی پر وہ دریا کے کنارے پر پہنچا اور اپنے خزانے کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے شناخت کے لیے دریا کی جس پیچ و خم کی علامت ٹھہرایا اس کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے چاہا کہ رک کر دفینہ کی تلاش کرے، لیکن فوج کی بے چینی دیکھ کر روانگی کا بگل بجا دیا۔ اس طرح سکندر اعظم کا اربوں روپے کی مالیت کا خزانہ زمین کے پیٹ میں ہی رہ گیا۔ واپسی پر سمندر نے ملیریا میں مبتلا دریائے کابل کے مقام پر وفات پائی تو اس کا ایک جنرل فلکیوس پنجاب پر قبضہ ہو گیا اور دفینہ کے راز سے واقف تھا۔ اس نے دفینہ تلاش تو کر لیا، لیکن بعض وجود کے تحت اس خزانے کو اسی سرنگوں میں رہنے دیا اور اپنی مملکت کا محفوظ سرکاری خزانہ قرار دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اور رئیس نامی ایک سردار نے فلکیوس کو قتل کر دیا اور اپنی طاقت کا شمال مغربی سرحد کی طرف بڑھائی۔ عجد میں یونانی فرمانرواؤں نے اپنے دور اقتدار میں ان سرنگوں کی بدولت اضافہ جاری رکھا۔ اس خزانے کا راز سینہ بسینہ چلتا رہا۔ آخرکار جب 227 قبل مسیح میں یونانی افواج پر چندر رکبت موریہ راجہ پاٹلی پتر نے غلبہ پا لیا اور یونانی حکومت دم توڑ گئی تو متذکرہ دفینہ بھی لا علمی کی تاریک چادر پر گم ہو گیا۔ بعض حکمرانوں کو اس خزانے کے مدفن ہونے کا علم نہ ہو سکا اور وہ اس سے واقف ضرور تھے کہ اچ سے کچھ فاصلے پر دریا کے قریب سکندر اعظم کا خزانہ دفن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قدیم قلعہ ڈراور اور جدید قلعہ ڈراور کی۔ آج کل قلعہ ڈراور اور قریب ڈراور کا نام دو آبادیوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ آج کل قلعہ ڈراور اور اس کے قریب ڈراوروں کے نام دو آبادیوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک شہر ڈراور اور قدیم زمانے کا ہے جو کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ٹھکریوں کے ڈھیر کی صورت موجود ہے۔ دوسرے موجودہ ڈراور شہر کے بیشتر مکان بھی زمین دوز ہو چکے ہیں۔ قلعے کے ارد گرد آباد لوگوں میں مختلف قوتیں اور فرقے جن میں داڑھی، بلچ اور اوان، جوگیوں، ایک قسم راول کمہار اور ڈھاڈو بھی شامل ہیں۔ ڈھاڈو کا کوئی آدمی مر جائے تو مردہ کے ساتھ ایک حقہ بھی دفن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اپنی قبر میں دفن ہونے کے 12 گھنٹے کے بعد مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور سب سے پہلے حقے کا کش لیتا ہے۔ مسلسل 1 گھنٹے تک حقہ پینے کے بعد مردے کو سکون ملتا ہے اور وہ دوبارہ قبر میں لیٹ کر ابدی نیند سو جاتا ہے۔ قبر میں حقہ نہ رکھا جائے تو مردے کی روح بے قرار رہتی ہے اور وہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق، ایک اور تحریر کے مطابق، قدیم شہر ڈراور کے بعض بڑے بوڑھوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس جگہ پر ایک بڑا اژدہا ہے جس کا سر قلعہ میں ہے اور دم قریبی سرنگ میں ہے۔ یہ اژدہا روایات کے مطابق کسی بڑے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے
ने कहा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से अजदहे की मौजूदगी का हाल सुना है। उन लोगों ने डिरावर में मदफून सिकंदर आजम के मुबैना खजाने के बारे में बताया और वो इस खजाने के बारे में सुनते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साबिक रियासत भावलपुर के तकरीबन सारे हुक्मरानों ने हर तरीके से ये खजाना पाने की कोशिश की। बुजुर्गान दीन, औलिया कराम और औलिया अल्लाह की मदद हासिल की। दफीना की तलाश करने के लिए माहिरीन बाज कंपनियों का ठेका दिया और 38 से 39 बरस कबल नवाब सादिक मोहम्मद खान खामस मरहूम के अहद में लाहौर के ऐसे खानदान के अफराद को दफीना तलाश करने की इजाज़त दी गई जिन्होंने दावा किया था कि उनके आबा व अजदाद में से एक बुजुर्ग किला डिरावर की तामीर वाले राजा के दीवान यानी वजीर थे। उनका कहना था कि उन्हें खानदानी राज के तौर पर इल्म है कि उस किले में दफीना मौजूद है। उन लोगों को खुदाई की इजाज़त मिल गई। किला के एक हिस्सा में इंसानी पिंजरा, कोयले, सराफों के और औजारों के हवा देने वाली भट्टियां बरामद हुई। चंद रोज बाद दूसरों की तरह इन लोगों ने भी दफीना की तलाश से इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं किले के दर्जों की। किला डिरावर 3 दर्जों पर मुनकसिम है। उसका पहला दर्जा तहखानों की सूरत में जमीन दोज है। किले के दूसरे दर्जे में एक तालाब के नीचे एक जीना है। इस जीने से उतरे तो एक बड़ी सुरंग में दाखिल होते हैं। सुरंग की कशादगी का आलम यह है कि उसमें आदमी घोड़े पर सवार होकर बखूबी सफर करता और किला बजनोट में दाखिल हो सकता है। किले का दूसरा दर्जा जमीन की सतह के बराबर है। उसे देखकर किसी को ये वहम नहीं हो सकता कि इस दर्जे के नीचे कई हाल कमरे, छोटे कमरे, गोदाम और 20 दूसरे कमरे हैं और सैकड़ों दूसरे कमरे हैं। तीसरा दर्जा, जिसे ज़मीन की तरफ से शुमार करें तो तीसरी मंजिल कहलाएगा और उसमें घूमते फिरते किसी शख्स को ये महसूस नहीं होता कि वो असल किले की तीसरी मंजिल पर घूम रहा है, जिसके नीचे बाकायदा 2 मंजिलें मौजूद हैं। मकामी बाशिंदों में किला डिरावर के बारे में एक ज़रबुल अमसाल है। रंग इमे वटेने जिमे कोट डिरावर वटेंदे, यानी रंग इस तरह बदलता है जैसे किला डिरावर। इस ज़रबुल अमसाल का पस मंजर ये है कि रोही जोलिस्तान की शराबी कैफियत के तहत किला की दीवारें दिन में 7 से 8 रंग बदलती हैं। मौसम सरमा में कई सी कोट सर्दियों के किले नजर आते हैं। जब सूरज तलू हो रहा हो तो टीले पर चढ़कर नजर दौड़ाएं तो दूर कोई किला भी नजर आएगा और उस किला के इर्द गिर्द इमारतें भी दिखाई देंगी। सख्त मौसम सरमा में धुंध फैली हो तो दूर दूर शहर आबाद नजर आते हैं और ये महज सराबे नजर का करिश्मा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो किला डिरावर के मुतालिक। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त एहतशाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।